नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप सर। इनसे तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से रामनवमी के बाद हनुमान जयंती को निशाना बनाया गया और एक बार फिर से देश में अजान को लेकर और लाउड स्पीकर हो या फिर एक बार फिर से तमाम त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है, उस पर इनकी क्या राय है, उससे ही लेकर इनसे बातचीत करेंगे। सर, अजान और लाउड स्पीकर दो चीज़ों को लेकर एक बार फिर से बवाल मच गया। पहले देखा गया था रामनवमी में किस तरीके से पथराव हुआ, उसके बाद हनुमान जयंती पर क्या कहेंगे इस पर? ये श्रृंखला तो चलती रहेगी। कभी जो है जो इनके प्रदर्शन होंगे, जो इनके जुलूस निकलेंगे, उन पे होगा, कभी अजान पे होगा, कभी लाउड स्पीकर पे होगा, कभी किसी पे होगा, कभी किसी पे होगा। आप देख रहे हैं लगातार जो एक संप्रदाय यानी मुस्लिम समाज से जुड़े हुए जितने भी किसी भी तरह के मुद्दे हो सकते हैं, नहीं भी हैं तो ये बना लेते हैं। सिर्फ उसको लेकर इनकी राजनीति है, उसके लिए लगातार ये सब करते हैं। सो एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। आने वाले समय में जिस तरह से जो चुनाव होने वाले हैं इसी साल में 2 जगह पर, गुजरात और हिमाचल में, उसके बाद अगले साल चुनाव होने हैं और फिर उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव होना ही है। और उससे पहले क्योंकि जिस बुरी हालत में देश आज है, आर्थिक स्थिति जिस बुरी तरह से चरमरा चुकी है देश की, महंगाई जिस चरम पर है आज, शिक्षा पूरी तरह से तबाह कर दी गई है और स्वास्थ्य सुविधाओं का जो बुरा हाल है, उन असली मुद्दों से जो जनता के जुड़े हुए मुद्दे, सीधे मुद्दे हैं, जो जनता की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनकी जरूरतों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसके भले बुरे से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर ध्यान न जाए, इसलिए सारी चीजें लगातार की जा रही हैं, एक साजिश के तहत है। तो सर, आप साजिश की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है इस पूरे साजिश के पीछे और कौन है? नहीं, कौन है? कौन करेगा साजिश? भाई सरकार किसकी है? अगर शिक्षा नीति का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं, तो कौन है? कौन कर रहा है ये शिक्षा नीति को? सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, ये वो कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं कौन है? कौन उनको प्राइवेट करने की कोशिश लगातार कर रहा है? और किस तरह से भी 800 दवाइयों पर, जिनमें जीवन रक्षक दवाइयां भी हैं, जो एंटीबायोटिक्स हैं, उन पर भी कीमत बढ़ा दी गई। उनकी 12% से लेकर 20% बढ़ा दी गई है। कौन है? किससे जुड़े हुए मुद्दे हैं? जनता से जुड़े हुए हैं। कौन है सरकार? बीजेपी की सरकार। ठीक इसी तरह से बाकी आप सारी चीजों को देखो, आप तो चाहे वो महंगाई हो, चाहे पेट्रोल और डीजल के दाम हो, चाहे सरसों के तेल के दाम हो, चाहे जो और खाने पीने की चीजें हैं उन पर बढ़ते हुए दाम हो, या यूं कहें कि जो किसानों से जुड़े हुए खाद के मुद्दे हैं, पेस्टिसाइड के मुद्दे हैं, उन पे जो दाम बढ़ रहे हैं, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? भाजपा सरकार, मोदी सरकार। सो वो लोग, उनका ध्यान, लोगों का ध्यान उनकी इन कमियों पर न जाए, उन्होंने जिस तरह से देश का बेड़ा गर्क कर दिया, इस पर न जाए, उसके लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। क्योंकि धर्म एक सबसे बड़ा धंधा होता है जिसको सामने लाकर आप राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं। आप तो ये इसीलिए किया जा रहा है और कुछ नहीं है। सर, सवाल तो विपक्ष पर भी उठता जा रहा है। कह रहे हैं भाजपा तो सत्ता में है ही, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी इन दंगों को बढ़ावा दे रही है और विपक्ष पर भी अब सवाल उठ रहा है। नहीं, विपक्ष ने कहां दंगों को बढ़ावा दिया? मुझे नहीं लगता कि कहीं विपक्ष ने दंगों को बढ़ावा दिया है। चाहे ये हो सकता है कि थोड़ी धीमी आवाज में बोला हो या कम बोला हो, ये तो हो सकता है, लेकिन विपक्ष ने भी आवाज उठाई है जहां तक भी हो सकता है। चाहे वो ट्विटर पर ही उठाई हो, वो आवाज तो उठाई है। यहां तक कि कांग्रेस ने तो, अगर आप देखें कि महंगाई के विषय में प्रदर्शन भी किया है। सो लगातार, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे और हो, सब लगातार आवाज उठा ही रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश है। और वैसे भी मैं बार बार कहता रहा हूं कि विपक्ष आज की तारीख में कौन है? जनता। क्योंकि ये जनता की दिक्कत है, ये सारी समस्याएं जनता के सामने आ रही हैं। तो हकीकत में इस देश में आज की तारीख में विपक्ष कोई है तो वो है जनता। और जनता को ही सोचना पड़ेगा, जनता को ही लड़ना पड़ेगा, जनता को ही खड़े होकर आवाज उठानी पड़ेगी। कोई दूसरा उठाए इसकी उन्हें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उठा दे, बहुत अच्छी बात है। सर, जहांगीरपुरी के बाद जब मस्जिद तोड़ा गया जहांगीरपुरी में, उसके बाद हरदोई में भी योगी आदित्यनाथ ने मस्जिद पर बुलडोजर जो है वो चढ़वाया है। अब उस पर भी सवाल उठ रहा है कि सत्ता में आने के बाद ही क्यों हिंदू मुस्लिम एक बार फिर से भाजपा का शुरू? उनकी राजनीति, मैंने बताया ना कि शिक्षा के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, स्वास्थ्य सुविधाओं के मुद्दे पर, आपके डीजल और पेट्रोल पे जो दाम बढ़ रहे हैं उसके मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, मजदूरों के मुद्दे पर, महिलाओं के मुद्दे पर, बढ़ते हुए अपराध के मुद्दे पर, जनता के जितने भी मुद्दे हैं सीधे सीधे, इन पर
बीजेपी सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो पूरी तरह से फेल है। जो आर्थिक मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा आज की तारीख में सबसे बड़ा बन चुका है। उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है, कोई काम नहीं है, उसकी नीयत ही नहीं है। मुद्दे भटकाने की कोशिश निश्चित रूप से मुद्दे भटकाने की कोशिश है। और दूसरी बात यह है, समाज को भी सोचना पड़ेगा कि अगर मुर्दों की तरह पड़े रहोगे, बोलोगे नहीं, लड़ोगे नहीं, संघर्ष नहीं करोगे तो तुम्हारा हाल यही होगा। आज तो मस्जिदों पर चढ़ाए जाने बुलडोजर, कल तुम्हारे घर पर चढ़ा जाएंगे, कल परसों तुम पे ऊपर तुम्हारे ऊपर चढ़ा दिए जाएंगे अगर तुम सोते रहोगे तो। जब तक खड़े नहीं होगे, मैं बार बार एक उदाहरण देता हूं, आज फिर आपको एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। देखिए, एक कांटा होता है, आपने देखे होंगे कांटे कई तरह के होते हैं, छोटे बड़े, लेकिन कोई कांटा यूं पड़ा है, कोई भी उसके ऊपर पैर रख के चला जाएगा। अगर वही कांटा यूं खड़ा हो जाएगा ना, तो कोई भी हिम्मत नहीं है कि उस पर पैर रख दे, बल्कि इधर उधर बच के जाएगा। तो पड़े क्यों हो? जब तक पड़े रहोगे मुर्दों की तरह, तुम्हारे ऊपर का, तुम्हारी लाशों पर से पैर रख के सब निकल जाएंगे, बुलडोजर ऐसे ही चलेंगे। जिस दिन खड़े हो जाओगे, किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हें कभी भी मारने की या तुम्हें दबाने की कोशिश करने लगे। पर तुम्हें अपने अस्तित्व का एहसास ही नहीं है, लोगों का एहसास ही नहीं है, तुम मरते रहो ऐसे ही। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो इस्लाम का दुश्मन है वो हिंदू है ही। अरे उसकी बात छोड़े, किसकी बात करो? प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की सारे कराए हुए। आपको मालूम है प्रधानमंत्री कार्यालय में जहां पे जो लोग वेटिंग रूम में बैठते हैं, वहां पे ऊपर जो उन्होंने मूर्तियां बना रखी, जाके देखिए, हिंदू धर्म से संबंधित सारी मूर्तियां, उन्होंने कलाकृति जो बना रखी है, पेंटिंग जो है वो बना रखी। किसकी बात कर रहे हो? प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये सारी चीजें हो रही हैं। सो ये जो चीजें हैं, आप प्रधानमंत्री का कहना कुछ है, करना। प्रधानमंत्री कह क्यों रहे? प्रधानमंत्री क्या भाषण देने के लिए हैं? प्रधानमंत्री को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह की काम कर रहे हैं। तो आप उनके खिलाफ काम कुछ नहीं करते, उनके खिलाफ कदम कुछ नहीं उठाते, कोई एफआईआर नहीं, कोई अरेस्ट नहीं, किसी के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं। आप केवल और केवल कहे चले जा रहे हैं, यहां से भाषण दिए जा रहे हैं। सब एक वायरल हो रहा। वायरल तो उनका अपना मीडिया है, जो उनका जो वो है ना, उनका गोदी मीडिया है उनका, और उनका जो अपना आईटी सेल है, वो जो चाहे वायरल कर दे। उससे क्या होता है? ये वायरल करना, ये केवल लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है। प्रधानमंत्री को ये बात कहनी नहीं चाहिए, करके दिखाना चाहिए। करके दिखाएंगे, उसका असर कई गुना होगा, कहीं ज्यादा होगा, लेकिन करना नहीं है। क्यों? क्योंकि पीछे तो वही है, कराने वाले तो वही हैं। प्रधानमंत्री और बीजेपी वाले ही तो कराने वाले हैं सारा सब कुछ। सर, एक सवाल ये है कि आज अभी भी प्रधानमंत्री मोदी और तमाम भाजपा के बड़े नेता चुप हैं, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल पर भी ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो भी आखिर चुप क्यों है इस पूरे मुद्दे पर। वो इसलिए चुप है क्योंकि वो भी आरएसएस का आदमी है। भाई, आम आदमी पार्टी आरएसएस की ही तो एक टीम है, बीजेपी की भी टीम है। ये मैं कितनी बार आपको बार बार बोलता हूं, आप लोगों को समझ में नहीं आती, लोगों को समझ में नहीं आ रही है। वो आरएसएस का ही पैदा इस कहां से, मैं बता रहा हूं आपको, अन्ना हजारे के आंदोलन से। अन्ना हजारे के आंदोलन जब कांग्रेस के खिलाफ यहां चला था दिल्ली में, की बी टीम है, और इन्होंने इसी बी टीम को लगातार बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह के सारे चीजें की जा रही हैं ताकि वो आगे बढ़े। जैसे उनको आम आदमी पार्टी को स्थापित कर दिया आरएसएस ने ईवीएम के माध्यम से पंजाब में। तो सर, जिस तरीके से केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रिचार्ज कहते हैं, उसमें कोई सच्चाई तो नहीं है? कौन सच्चाई? क्यों नहीं? छोटा रिचार्ज नहीं, वो उन्हीं की टीम है, वो आरएसएस की ही टीम है। आप इसके बावजूद भी नहीं समझ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे बार बार लोगों से कहता हूं, पंजाब में केजरीवाल का क्या ऐसा काम था कि उसको 117 में से 92 सीटें मिलती? क्या काम है उसका? कोई काम बताइए आप। कोई काम नहीं है। उसने जितने चीजों के वादे किए, वो तो वादे उत्तर प्रदेश में भी किए, गोवा में भी किए, मणिपुर में भी किए, उत्तराखंड में भी किए। वहां क्यों नहीं जीते? अगर उन वादों का ही असर होता, अगर उस कैंपेन का ही असर होता, वो तो वहां भी थी, नहीं जीते ना। और जो वादे उन्होंने किए, वो 4 महीने के अंदर अंदर जो चन्नी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने वो पूरे कर दिए। वो केवल कहते रहे और उन्होंने पूरे कर दिए। तो अगर उसका श्रेय मिलना था तो चन्नी जी को मिलना था, चन्नी जी को तो नहीं मिला। चन्नी जी को दोनों जगह से हरा दिया गया। ईवीएम के माध्यम से बड़ी खूबसूरती से आरएसएस ने अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को पंजाब में स्थापित कर दिया। और वो इसलिए किया है
कि जो लोग इस देश में 80 से 85% लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, और जो लोग बीजेपी के खिलाफ हैं उनको एक राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को खत्म करके एक पार्टी दे दी जो कि आरएसएस की है, आम आदमी पार्टी है। और कहने भी लगे पहले ही दिन से कि भैया इसको कोई मोदी को टक्कर दे सकता तो केजरीवाल दे सकता। ये स्थिति है। सो चाहे इस पक्ष में जाओ चाहे इस पक्ष में जाओ, दोनों जो आरएसएस के हाथ में रहे, ये वो षड्यंत्र है जिसमें लोग फंस रहे हैं। तो आरएसएस का ही आदमी है केजरीवाल, किसका आदमी है? ये है। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप सर, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिया। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं, और तमाम बड़ी खबरों के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।